नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मॉडल पेपर 2 के अंदर RSCT एग्जाम के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर, उससे पहले एक मोटिवेशन कोड के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सक्सेस का बस एक ही राज है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चंस की ओर हम प्रस्थान करते हैं और क्वेश्चंस के अंदर आपको वो सभी टॉपिक को देखने को मिलेंगे जो आपके RSCT के जो सेम टू सेम सिलेबस के अंदर उपस्थित है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ में कमेंट कीजिए। आप अपनी ओर से बताने की कोशिश करें और मैं इन सभी का आंसर दूंगा, बट आप स्कोर अपना देखते जाइए कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। ये आपके क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 से लिया गया है और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंदर से ये क्वेश्चन है। और वहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर यानी साइज के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो के नाम आते हैं। उसमें से पूछा गया है कि जो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है K202। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, K202 जो ये मिनी कंप्यूटर का उदाहरण होता है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 ये भी आपके इस मिनी कंप्यूटर का उदाहरण होता है। SDS 92 ये भी मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। लेकिन हिताकी Z800 जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है ये तो किसका उदाहरण है? ये तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ये तो किसका उदाहरण है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये इसका हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार अवश्य लाइक करें। जो सभी यहाँ पे देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि फ्रेंड्स जितने ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्टूडेंट होंगे उतना ही हम ज़्यादा और भी दोगुनी एनर्जी के साथ में आपके समक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, CDC 6600, IBM शिक्वाओ या फुजिस्तु के कंप्यूटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है ये जो परम 8000 जो 8000 जो लिखा हुआ है, परम 8000 जो लिखा हुआ है, ये हमारे भारत का सुपर कंप्यूटर है। ये हमारे भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। CDC 6600 ये विश्व का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, CDC 6600 ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का ये क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का CDC 6600 हो जाएगा। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। इसके अलावा IBM शिक्वाओ है, ये मेरे फ्रेंड्स अमेरिका का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। और फुजिस्तु के हैं, ये जापान का है। ये कहाँ का है? जापान का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा आप अपनी ओर से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट सेशन एक बार अवश्य लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन कार्य के लिए किया जाता है? देखिए कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था अच्छे से कि भाई कंप्यूटर को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो साइज के आधार पर और एक उनके कार्य के आधार पर। तो देखो कार्य के आधार पर यानी मापन कार्य पूरा करने वाला कंप्यूटर आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर क्या कार्य करते हैं? इसका उपयोग आप मापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? मापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं। जबकि अगर गणना की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर गणना की बात होती है तो गणना की बात करने के लिए आपको याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग होगा।
जबकि अगर आपको मापन प्रक्रिया और गणना दोनों की बात आती है एग्जाम में, तो आप थोड़ा याद रखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे मापन और गणना दोनों संबंधित कार्य किया जा सकता है। तो आपकी जो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है पेट्रोल पंप पे लगने वाली मशीन किस कंप्यूटर का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है हाइब्रिड का उदाहरण होगी, क्योंकि इस कंप्यूटर के माध्यम से मापन प्रक्रिया भी होती है और गणना भी की जा सकती है। ऑप्शन सी इस स्थिति में हम करके आएंगे। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बात की जा रही है पॉइंटिंग डिवाइस की। किसकी बात की जा रही है? पॉइंटिंग डिवाइस की बात की जा रही है। ऐसे कंप्यूटर की डिवाइस जो आप क्लिक करने के बाद में उपयोग में लेते हैं, यानी ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस जो पॉइंट यानी आप किसी पॉइंटिंग का उपयोग करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है माउस की। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। टच पैड जो लैपटॉप के साथ में माउस का कार्य करती है ये भी होती है। जॉयस्टिक भी होता है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में आता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ कीबोर्ड, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीबोर्ड को क्लिक नहीं किया जा सकता। कीबोर्ड को तो हम टाइप करके इस्तेमाल में लेते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है कीबोर्ड, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपकी कमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आपके पास में मात्र अभी अगर जिसका एग्जाम 22 जनवरी को है उनके सामने मात्र अभी 10 से 12 दिन का समय है। ओनली फॉर 12 दिन का समय शेष है। 12 भी नहीं कह सकते, ओनली फॉर 11 दिन का समय शेष है। और जिनका एग्जाम 22 फरवरी को है, जिनका एग्जाम 22 फरवरी को है उनके साथ में भी हम देखें तो 21 दिन का समय है। आप कह सकते हैं कि दोनों जो शिफ्ट है उनके लिए मात्र कम से कम दिन रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझें और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनका कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें। हालांकि मेरा आपका क्वेश्चंस जो भी होगा उनको मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। आप अनावश्यक कमेंट ना करें। आप केवल जैसे कि जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स लगता है, आपको डाउट रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कमेंट जरूर करना है आंसर के रिलेटेड, और इस तरह से जो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके एग्जाम में निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजी को किस कुंजी के नाम से जाना जाता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने कल भी क्वेश्चंस डाला था कि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट ये ऐसी कुंजी होती है जो अकेले कार्य नहीं कर पाती हैं, इनके साथ में किसी अन्य की को जोड़ना पड़ता है। इसलिए इस कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को हम कॉम्बिनेशन की के नाम से जान सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक्शन कीज, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्थित यहाँ पे F1 से लगा के F12 तक जो आपको दिखाई देती है उनको फंक्शन की कहा जाता है। जबकि टॉगल की के अंदर जो लॉक वाली की होती है जो ऑन और ऑफ के ऊपर कार्य करती है, ये ऑन और ऑफ के ऊपर कार्य करने वाली कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक वो टॉगल की का उदाहरण होती हैं। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपके द्वारा दिया जा रहा है। ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिक्स इमेज बनाने के लिए किया जाता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट या स्कैनर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ग्राफिक्स टैबलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन सभी प्यारे विद्यार्थियों जिनका एग्जाम होने वाला है संध्या कंप्यूटर की ओर से आप सभी को अच्छे से फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक। आप सभी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी करें और मैं निश्चित ही दावा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। MICR, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। MICR का पूरा नाम बताइए। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। MICR का उपयोग बैंकों के अंदर चेक या दस्तावेज को क्लियर करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बोल देता हूं, वे सभी क्वेश्चंस मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा जो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और जितनी बार ज्यादा क्वेश्चंस का आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपके लिए अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स फायदा मिलेगा। आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 630 MB होता है, 4.7 GB भी होता है, 9.4 GB भी होता है, लेकिन 13 GB मैंने कल बताया था, 13 GB कोई यहाँ पे सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीजीए कार्ड की बात हो रही है, ये केबल होती है। ये कल क्वेश्चन आई होप, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आया था, कुछ ही क्वेश्चन ज्यादा मॉडल पेपर होने की वजह से रिपीट भी हो रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे। मैं इसको जल्दी से करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। 15 पिन होती है वीजीए केबल के अंदर। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग या वाटरिंग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है बर्निंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बर्निंग कहलाएगा। जबकि किसी कंप्यूटर को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दीजिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, HDMI पार्ट का विस्तारित रूप है। HDMI पार्ट का विस्तारित रूप है तो इसका याद रखेंगे हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा विद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हम अलग अलग विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने की विधि के बारे में पूछा गया है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं होता है, कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं होता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर ऑनली तो होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है और एक्सटेंड भी होता है। एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रोजेक्टर ऑनली होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टर ऑनली होता है। तो यहाँ पे पीछे रह जाता है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड है ना, ये किसी भी प्रकार का प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ इन्वर्टेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वो सभी क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे लग रहा है कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार भी आने की संभावना कह सकते हैं। निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? अनइंस्टॉल करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? चैटिंग, एप्स एंड सर्विस, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर्स? तो ऐसी स्थिति में ये दोनों विकल्प सही माने जाएंगे। इन दोनों में से आप किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूजर अकाउंट की बात हो रही है। यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर जो अकाउंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी को याद रखना है, एक तो होता है स्टैंडर्ड अकाउंट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस टॉपिक को कि स्टैंडर्ड अकाउंट का कार्य क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य क्या होता है। हालांकि स्टैंडर्ड अकाउंट होता है ये बेसिक अकाउंट होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर ये आप विशेष अकाउंट होता है। तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इतना याद रखना कि अकाउंट के 2 प्रकार होते हैं यूजर अकाउंट के, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का कमेंट करें, कोशिश करें क्या होगा इसका राइट आंसर। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता है। देखिए नहीं किया जा सकता है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किसका उपयोग नहीं कर सकते, इंटरनेट से कर सकते हैं। बिल्कुल इंटरनेट से सीधा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से कर सकते हैं, इसी तरह से विंडोज 10 में आप विंडो स्टोर का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। सीडी डीवीडी अथवा पेन ड्राइव में, बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी डीवीडी अथवा पेन ड्राइव के अंदर कोई आपके पास में सॉफ्टवेयर है तो निश्चित ही आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पे वर्ड फाइल लिखा हुआ, वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑप्शन डी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आउटलुक अकाउंट की बात हो रही है और आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग, ये नाम आप याद रख लेना, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। व्यापार चैटिंग जब नाम आ जाए तो आप हमेशा याद रख लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करके आएंगे। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। सभी प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा ध्यान देंगे, करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। क्या होगा, किस प्रकार की साइबर अटैक से आपसे या आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे पासवर्ड, नेम, जन्म तिथि आदि। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी सारे सोशल मीडिया पे आपको अलग अलग प्रकार के जो लिंक मिलते हैं, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपका नाम, आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि मांगने की कोशिश करता है। इस प्रकार का जो अटैक होता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फिशिंग। ये फिशिंग एक लिंक के माध्यम से यूजर तक पहुंचता है, लिंक के माध्यम से यूजर तक पहुंचता है और उसकी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को चुराने का कार्य करता है। ऑप्शन बी यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 18, सभी प्यारे विद्यार्थी आप कमेंट करें, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। मेलवेयर का उदाहरण है तो स्पाईवेयर भी होता है, ये भी एक साइबर खतरे के अंदर आता है। वायरस, ये भी साइबर खतरा कहलाएगा। ट्रोजन हॉर्स, ये भी साइबर खतरा कहलाता है। और यहाँ पे एक उदाहरण है पूछा है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। देखिए आपको याद रखना है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। कंप्यूटर की जासूसी करने की बात जब आपके एग्जाम में हो जाती है तो आप जासूसी करने की बात होते ही आप स्पाईवेयर को करके आ जाना। ये एक साइबर खतरा होता है जो आपकी निजी जानकारी चुराने के साथ साथ आपको याद रखना है ये आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। जासूसी करने की बात आती है तो आपको स्पाईवेयर यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जा सकता है या कौन से विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। देखिए एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप F5 कुंजी को दबा सकते हैं। स्लाइड शो मेन्यू में जाके व्यू शो ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं, ए और बी नो। आप यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों करके आएंगे। क्या शॉर्टकट की F5 दबाइए या स्लाइड शो मेन्यू के अंदर व्यू ऑप्शंस के अंदर जाके आप स्लाइड को शो कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ए और बी नो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप किसका उपयोग नहीं करेंगे। फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल। कंट्रोल एन दबा सकते हैं, बिल्कुल। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन का उपयोग करते हुए ये भी कर सकते हैं। फाइल और ओपन, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको न्यू फाइल खोलनी है तो ओपन का मतलब तो होता है पुरानी फाइलों को खोलना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तीनों विकल्प ऊपर वाले सही हैं लेकिन ऑप्शन डी पे लिखा हुआ ये आंसर इसका गलत माना जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की कौन सी है। कल भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जिस स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं उसी स्लाइड को आप स्लाइड शो स्टार्ट करना, उसी स्लाइड से आप स्लाइड को शो करना चाहते हैं, यानी करंट की बात हो रही है, करंट स्लाइड की बात हो रही है।
करंट स्लाइड को शो करने की बात हो जाए आपके एग्जाम में तो शिफ्ट के साथ में F5 करके आ जाना। ऑप्शन सी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। आप पावर पॉइंट की जो स्लाइड आपके सामने बनी हुई है उन सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, इसको आप स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चंस का। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुका है। यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ये इसका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टली एक्स या प्लॉट पर किए जा सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिला है। समय के साथ बढ़ते मान को दिखाता है, समय के साथ बढ़ते मान को दिखाता है, मतलब ये बात कर रहा है लाइन चार्ट की, ये बात कर रहा है लाइन चार्ट के। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल टूल्स में कौन सा टूल्स अंतिम परिणाम किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम के लिए। आप क्वेश्चन में एग्जाम में मोस्ट लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, कई बार कंपटीशन का में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सेल टूल में कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये बात कर रहा है गोल सिक की। एक थोड़ा स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर गोल सिक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है। ऑप्शंस आपको याद रखना है, जिस सेल के ऊपर आप काम कर रहे हैं वर्तमान में वही सेल थोड़ी बाहर की बाउंड्री ब्लैक या डार्क कर लेता है, मतलब उस सेल के ऊपर वर्तमान में काम किया जा रहा है, सक्रिय सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्रिय सेल। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस सेल के ऊपर आप काम करते हो वो सेल थोड़ी डार्क हो जाती है बाउंड्री, इसका मतलब उस सेल के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, मींस वो करंट यानी सक्रिय सेल कहलाएगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान के चलिए ये कॉलम है और ये रो है, जब वो रो और कॉलम का बीच में इंटरसेक्शन होगा तो बीच में बनने वाला बॉक्स सेल कहलाएगा। बीच में बनने वाला बॉक्स क्या कहलाएगा, सेल। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। मैंने कल भी बताया था, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सीट आपको दिखाई देती है, जो सीट आपके एक्सेल में जो दिखाई देती है इस तरह से, ये जो सीट होती है इसका डिफॉल्ट किस व्यू में ये दिखाई देती है आपको, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है नॉर्मल व्यू में दिखाई देती है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है नॉर्मल व्यू होता है। जबकि एमएस पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट का आपके एग्जाम में पूछे तो पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो पावर पॉइंट का भी नॉर्मल होता है। जबकि अगर आपके एग्जाम में एमएस वर्ड का पूछा जाता है तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट ऑप्शंस होता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सी नॉर्मल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 29, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है। कल भी क्वेश्चंस डाला था। वर्कशीट होती है, वर्कशीट ना बोल के आप ज्यादा चार्ट एलिमेंट बोलेंगे। चार्ट के अंदर जो पीछे चार्ट के बैकग्राउंड में जो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो लाइन दिखाई देती है इस तरह से, उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। मैंने कल भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और मैंने आज भी ये डाला है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है। तो लाइन के आरंभ में आने के लिए आप होम का उपयोग करेंगे। होम का उपयोग किसके लिए करते हैं, लाइन के प्रारंभ में आना। और अगर आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में होम आ जाए तो ये कार्य होता है पैराग्राफ।
ये पूरा कार्य किसका होता है? पैराग्राफ के प्रारंभ में आना। अगर आपके एंड की बात होती है, एंड की बात होती है तो एंड का मतलब होता है लाइन के अंत में आना। लाइन के कहां पे आना? लाइन के अंत में आने के लिए एंड का उपयोग करेंगे, जबकि लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए होम का उपयोग करेंगे। अगर कंट्रोल के साथ में एंड दबाएंगे तो पैराग्राफ के अंत में आएंगे, और कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे तो पैराग्राफ के शुरुआत में आएंगे। फिलहाल बात किसकी हो रही है? लाइन के आरंभ में। तो लाइन के आरंभ में आने के लिए होम का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस सेशन को लाइक अवश्य करें। आप सभी के लिए संध्या कंप्यूटर ने सबसे पहले इस सीरीज को स्टार्ट किया है, और मैं दावा करता हूँ एग्जाम तक आपको इतने फ्रेंड्स यहाँ पे मजबूत से आपको यहाँ पे पकड़ बना देंगे कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आपको निश्चित ही उसका एडवांस नंबर मिल जाएगा। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शंस किस टैब में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आपको याद रखना है वाटरमार्क का ऑप्शन पेज लेआउट टैब में उपस्थित होता है। पेज लेआउट ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, मींस ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 के बारे में बात हो रही है। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी मोस्ट लगा दीजिए इस क्वेश्चंस के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप स्टार लगा दीजिए। जब भी स्पेलिंग चेक करने की बात आती है, ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, उसको चेक करने के लिए F7 कुंजी यानी फंक्शन कुंजी होती है F7। इस F7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप स्पेलिंग को खोज सकते हैं, स्पेलिंग को गलत मीनिंग है उसकी पता जानकारी करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं तो F7 का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F12 की बात होती है तो F12 किसकी शॉर्टकट की होती है? सेव एज की होती है। किसकी होती है? सेव एज की F12 होती है। जबकि किसी नाम, किसी फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदलना है यानी रीनेम करना है, क्या करना है? रीनेम करना, तो रीनेम की हो जाएगी F2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और F5 किसके लिए काम करती है? रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5। F7 मिस्टेक ग्रामेटिकल एरर को देखने के लिए, F2 का उपयोग नाम, फाइल अथवा फोल्डर का नाम बदलने के लिए, और F12 का मतलब होता है फाइल को सेव एज करना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का कार्य होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? सभी विंडो को अरेंज करना? नहीं। नई विंडोज को खोलना, विंडोज को बंद करना, या एक विंडो को दो भागों में बांटना। यानी एक विंडो होती है, इस विंडो को दो भागों में बांटना चाहते हैं, इस विंडो को दो भागों में बांटना चाहते हैं तो आप स्प्लिट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक विंडो को दो भागों में बांटने के लिए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कोई भी पैराग्राफ में काम कर रहे हैं और लाइन जैसे यहाँ पे पूरी हो जाती है तो सीधा हम अगली लाइन में काम करते हैं, जैसे लाइन पूरी हो जाए सीधे हम तीसरी लाइन में काम करते हैं। यानी लाइन पूरी होते ही उस लाइन को सबक ही अगली लाइन में पहुंचाना, लाइन पूरी होते ही उसको डायरेक्टली अगली लाइन में पहुंचाना, ये कार्य होता है वर्ड रैप का। तो शब्दों के बीच स्पेस रखना? नहीं। शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है? नहीं। टेक्स्ट को सबक ही अगली लाइन में पहुंचाना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इस सेशन को लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि इस वीडियो को अच्छा फायदा मिल सके। आप जितने फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करेंगे उतने ही हमारे द्वारा आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट के द्वारा वीडियो पेश किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें निश्चित जगह पर पहुंचना है, लोकेशन पर पहुंचना है तो बुक मार्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? बुक मार्क का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। हाइपरलिंक, ये इसकी हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ में की होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में की हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज होती है। इस हाइपरलिंक का उपयोग तो कोई डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।